हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पर हम रिएक्शन को टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों? वन इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन और दैट इज़ नॉन एज सिंपल और सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सेकेंड है बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, जिस रिएक्शन में, ठीक है, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है, मतलब जो वन स्टेप रिएक्शन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, और नेम से हमें पता चल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, और सेकंड क्या होती है बच्चों हमारे पास? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में वन बाय वन आओ इसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जो केवल एक ही स्टेप में हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जैसे ए रिएक्टेंट है, उससे क्या बन गया हमारे पास? प्रोडक्ट बन गया, और यही आपके पास क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो इसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1, तो ए के आगे क्या है? 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 1, और रेट क्या हो जाएगा हमारे पास? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। तो मतलब यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। मतलब यहाँ पे क्या होगी? सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। देखो रिएक्टेंट और ये क्या हो गई? प्रोडक्ट हो गई। तो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सपोज करें, ये तो हमने एक रिएक्शन मानी सिंपल, ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है कि A + B प्रोडक्ट बन रहा हो। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या है बच्चों? 2, और रेट क्या हो जाएगा? तो रेट बच्चों यहाँ पे डिपेंड करेगा जैसे A की पावर 1 B की पावर 1 पर। अगर रेट डिपेंड करता है तो हम इसे क्या कहेंगे? बाई मोलिकुलर रिएक्शन, कि जिसमें आपके पास क्या होते हैं? 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या है? अगर आपके पास 3 रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपके पास यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। मॉलिक्यूलरिटी तो 3 है ना, क्योंकि एक रिएक्टेंट, एक A है और 2 B है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। अब उसके बाद रेट क्या होगा? अगर रेट इस तरीके से गिवन है A × B का स्क्वायर, तो बच्चों ऑर्डर भी क्या होगा? 3। तो ये तो होती है सिंपल आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन दैट occurs in a single step and also known as single step reaction और simple reaction। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं अभी तक, वो सारी की सारी हमने क्या स्टडी की है बच्चों? सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आप इसका क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन आने के, या मतलब क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो अब की बार भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, हर बार ऐसा आएगा। तो हो सकता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनने के, किस तरीके से, कहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों वो होती है जहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3 देन इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जब बच्चों हमारे पास जो आपके पास इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर किसी रिएक्शन की 3 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वैसे तो 3 से ज़्यादा नहीं होती ना, बट कई रिएक्शन होती है कि जिसमें हमें क्या लगता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा है, तो उन रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बच्चों क्या होती है? इट टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। ठीक है, हो सकता है ये एक स्टेप में हो सकता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होगी। कौन सी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों फॉर एग्जाम्पल देखो N2 + 3H2 रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 4, बिकॉज 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen, therefore molecularity of this reaction is equal to 4। और तभी बच्चों हम इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रख रहे हैं। और जैसे हमारे पास है 3A + 2B, कोई जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, तो देखो इसके लिए भी हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 5, तो ये भी क्या होगी? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सच रिएक्शंस अकर इन सेवरल स्टेप इज कॉल्ड
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और बच्चों जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है, ठीक है, अब देखो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये हो ना हो, ये कितने स्टेप्स में हो रही होगी, 2 स्टेप में हो रही होगी या 3 स्टेप में, मतलब 1 स्टेप में नहीं होगी, 1 से ज़्यादा स्टेप में होगी। तो बच्चों हम एक पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक स्टेप की, जैसे में 2 स्टेप है ना, तो आप लिख सकते हो स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी ये होगी, स्टेप 2 की मॉलिक्युलरिटी ये होगी। बट हम ऑल ओवर अगर हमसे पूछी जाए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, और इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ, सपोज करो आपके सामने ये रिएक्शन लिख दी और इसकी मॉलिक्युलरिटी आपसे पूछी जाए, तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है मॉलिक्युलरिटी के बिहाफ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि एज यूजुअल बच्चे क्या सोचते हैं 5 होगी मॉलिक्युलरिटी, बट होता क्या है उसका आंसर नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके तो बच्चों अभी भी और भी चीज़ें स्टडी करेंगे, ठीक है, और इसके बारे में स्टडी करेंगे कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम मैकेनिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप and that is known as rate determining step, RDS, R rate, D determining S step, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 स्टेप होंगे या 3 स्टेप होंगे, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, उनमें से जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा वो ही डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है आपको, आई थिंक सो आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सिंपल चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, देयर विल बी इंटरमीडिएट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। कहते हैं देखो अगर आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट तो बनेगी, ऑब्वियस है। जैसे बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें बीच में इंटरमीडिएट बन रहे हैं, पहले ए फिर बी सेकेंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में जाके क्या बना है, प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है ना, वो आपके रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ मतलब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर हो सकता है, पी की पावर हो सकता है, समथिंग जो भी होगा, बट बच्चों ए की पावर और बी की पावर नहीं हो सकता, क्योंकि इस रिएक्शन में ए और बी क्या है, हमारे पास इंटरमीडिएट है, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, ओके। अब देखो बच्चों जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ, रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ, ए में, और रेट कांस्टेंट है K1, फिर ए किस में चेंज हुआ, बी में चेंज हुआ, रेट कांस्टेंट क्या है, K2, फिर बी किस में चेंज हुआ, पी में, और रेट कांस्टेंट क्या है, K3, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन से तो हमें पता चल रहा है, इस डायग्राम में आप क्या इस ग्राफ से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा स्टेप आपके पास स्लोएस्ट स्टेप होगा, यस, ठीक है, हमने सीख लिया है लास्ट टू लास्ट लेक्चर बच्चों, ठीक है, आई थिंक सो इट इज़ लेक्चर नंबर 16, ठीक है। तो उसमें आपने ये चीज़ सीख ली है बच्चों कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस स्टेप के लिए ज़्यादा होगी वो क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर EA1 है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे EA2 और ये है EA3, तो ये क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद ठीक है नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है। इसके लिए बच्चों हम 1-2 क्वेश्चन अब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ये तो हमने बता दिया, तो इससे इन तीनों को अगर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर अ रिएक्शन 2A + 3B रिएक्ट्स टू फॉर्म A2B3, मैकेनिज्म इज दिस। मैकेनिज्म आपको गिवन होगा, आपको ये बताना होगा कि ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का और रेट लो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो देखो बच्चों स्टेप 1 दिया हुआ है, फिर ये स्टेप 2 और फिर ये स्टेप 3। अब देखो इसमें से ना आप ये देखो कि स्लो स्टेप कौन सा स्टेप है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वो ही रेट को डिटरमाइन करता है, उसी से हमें पता चलता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो देखो जो हमारे पास ये स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग बच्चों हम रेट लो क्या लिख सकते हैं,
K1 इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 1। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों यहाँ पर 1 + 1 = 2। हमारे पास ये ऑर्डर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ए की पावर 1 बी की पावर 1, क्योंकि ये क्या है स्लोएस्ट स्टेप। अब बच्चों एक चीज़ चेक करो कि क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आया, नहीं, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, क्योंकि ए और बी क्या है बच्चों यहाँ पर रिएक्टेंट है। देखो ए और बी क्या है रिएक्टेंट, A2B3 क्या है एक प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें इंटरमीडिएट क्या है, देखो ए बी इंटरमीडिएट है, AB2 इंटरमीडिएट है, और बच्चों ठीक है बस यही AB और AB2 क्या है इंटरमीडिएट है। अगर आपको इंटरमीडिएट का पता नहीं चलता कि कौन से इंटरमीडिएट होते हैं हमारे रिएक्शन में, तो बच्चों आप क्या करो, इन रिएक्शन को ना क्या करो, जैसे आपने इन रिएक्शन को ऐड कर लिया था, तो बच्चों जो आपके पास फाइनल रिएक्शन में नहीं होते ना, मतलब जो कैंसल आउट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं इंटरमीडिएट। या फिर ऐसे देख लो, जो रिएक्टेंट भी ना हो, जो प्रोडक्ट भी ना हो, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट ए है और बी है, तो बच्चों ए बी जहाँ पे भी होगा ना, मतलब वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो तो रिएक्टेंट है। A2B3 क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट, बाकी के जो बच गए वो क्या होंगे इंटरमीडिएट। तो ये तो ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है कि जब हमारे पास ठीक है आपके स्लोएस्ट स्टेप में क्या होंगे इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे। देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इसको जानबूझ करके स्टेप 1 को स्लो स्टेप माना था। अब मैंने रिएक्शन बिल्कुल सेम रखी, वही रखी 2A + 3B रिएक्ट्स टू फॉर्म A2B3, ये वाली रिएक्शन रखी। बट इसमें मैंने क्या लिख दिया, अब मैंने फर्स्ट स्टेप को स्लोएस्ट स्टेप ना बोलकर मैंने किसको बोल दिया, सेकंड स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप। तो बच्चों इसके लिए रेट लो क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखो रेट लो हम क्या लिखेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो रेट लो हमारे पास क्या बनेगा K2, क्योंकि ये है K2 इंटू में AB की पावर 1 इंटू B की पावर 1। बट क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, नहीं, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 होगा। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि देखो ये क्या है ए बी एक इंटरमीडिएट, ये तो ठीक है, बट ए बी क्या है इंटरमीडिएट, और हमने अभी पढ़ा है कि जो भी रेट लो होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इंटरमीडिएट उसमें अपीयर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इंटरमीडिएट को, इस ए बी को हम क्या करेंगे, इसको इसकी फॉर्म में चेंज करेंगे रिएक्टेंट की टर्म में या फिर प्रोडक्ट की टर्म में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप से हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी की टर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इजी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर क्या आ जाएगा इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपका तरीका क्या है, आपको कैसे करना है, आपको है ना, ठीक है, उस रिएक्शन को, जैसे इस रिएक्शन से हम इस ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को क्या मान लेंगे, इस स्टेप को हम मान लेंगे कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, नेक्स्ट वाले कहते हैं कि सिंस ए बी इज एन इंटरमीडिएट इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन रेट लॉ, इसको हम रेट लॉ में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हैंस the reaction in which any intermediate and reactant and product is observed assume that step to be a reversible reaction। जैसे बच्चों इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप को हमने रिवर्सिबल माना है, A + B रिएक्ट्स टू फॉर्म AB। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो K1 है कांस्टेंट, अब देखो सेकंड के लिए K2 था, थर्ड के लिए K3 था, तो इसको मान लो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है K4 है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो इस रिएक्शन के लिए। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ई, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए और बी। अब यहाँ से तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए बी की वैल्यू चाहिए। अब बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, साथ में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय में बैकवर्ड रिएक्शन। जब आपके पास रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का सेम हो जाता है तभी तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम की जगह क्या पुट कर दो, KF अपॉन में KB, मतलब फॉरवर्ड के लिए कितना बच्चों K1 और बैकवर्ड के लिए कितना है K4। ठीक है, AB अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ से बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ AB की, K1/K4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा, एक अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, इसको क्या बोल दो K'। अब बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ AB को आप क्या लिख सकते हो, K' इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो यहाँ पर रेट लो, हमारे पास क्या आया था K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AB इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B।
अब क्या करो, ए बी की कंसंट्रेशन ऑफ ए बी की जगह क्या पुट कर दो, के डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमने पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या बना, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा 1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बच्चों 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन आपके पास, ठीक है, कि हम कैसे ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। तो देखो यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म 3O2। स्टेप 1 इज गिवन टू यू, स्टेप 2 इज गिवन टू यू, ठीक है। स्टेप 1 फास्ट है, स्टेप 2 स्लो है, आपको रेट लो फाइंड करना है और ऑर्डर आपको इस रिएक्शन का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों नोट करो और नोट करने के बाद, ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर आप चेक करना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि आपका वो क्वेश्चन ठीक था या गलत था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म भी आपको लर्न ही कर लेना चाहिए ओजोन के लिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।